हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर उम्मीद क्लासेस आपके समक्ष कुछ क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है, जो कंपटीशन एग्जामों के अंदर बीएससी नर्सिंग है, लैब असिस्टेंट है एंड साइंस से रिलेटेड ऑल एग्जामों में बहुत ही इम्पोर्टेंट रामबाण साबित होने वाली क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर जीव जगत का वर्गीकरण करने वाले हम, यानी जीव जगत के वर्गीकरण पार्ट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो इस क्लास का आगाज करने से पहले मैं मेरे नई सदस्यों से कहना चाहूँगा कि इस चैनल के पेज को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की इस बेहतरीन सेशन का, बेहतरीन क्लास का मेरे दोस्तों, हम आगाज़ करने जा रहे हैं। आगाज़ करने से पहले इस वीडियो को देखने वाले दोस्तों को कहना चाहूँगा कि आप इस क्लास को बहुत ही शिद्दत से देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ है उम्मीद क्लासेस। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आएगी और इस क्लास का हम आगाज करते हैं। आज की इस क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने उपस्थित है। निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से जो कथन दिए गए हैं उनमें से सही कथन कौन सा है, उसका चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है दिवी जगत वर्गीकरण हेकल ने प्रस्तुत किया। ठीक है। अगला ऑप्शन कह रहा है पंच जगत वर्गीकरण RH व्हिटेकर ने दिया था। पंच जगत का जो वर्गीकरण है वो RH व्हिटेकर ने दिया था। और सी ऑप्शन में कह रहा है द्विनाम पद्धति में प्रथम पद जाति से तथा दूसरा शब्द होता है वो वंश से होता है। और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है दिवी जगत वर्गीकरण में मोनेरा एवं एनिमेलिया जगत है। दिवी जगत वर्गीकरण में मोनेरा व एनिमेलिया जगत है। तो मेरे दोस्तों, इन 4 ऑप्शनों का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो प्रथम ऑप्शन में कह रहा है कि दिवी जगत वर्गीकरण हेकल ने प्रस्तुत किया। ये जो पहला स्टेटमेंट है बहुत गलत है कि जो दिवी जगत वर्गीकरण का प्रस्तुत किया था वो किया था कैरोलस लीनियस ने, अर्थात यहाँ हेकल नहीं है, यहाँ कैरोलस लीनियस ने किया था। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार ये जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत माना जाता है, यानी दिवी जगत वर्गीकरण का हेकल ने प्रस्तुत नहीं किया था, कैरोलस लीनियस ने किया था मेरे दोस्तों। इसी कड़ी में अगला ऑप्शन देखते हैं। पंच जगत वर्गीकरण RH व्हिटेकर ने दिया था। पंच जगत का वर्गीकरण था वो RH व्हिटेकर ने किया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर तो बी ऑप्शन हो गया, बट जो सी और डी ऑप्शन है वो क्या कहना चाहते हैं उनके भी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि द्विवी पदनाम पद्धति में प्रथम पद जाति से व दूसरा शब्द होता है वो वंश से होता है। यह भी स्टेटमेंट गलत है, इसका थोड़ा विपरीत होगा। द्विनाम पद्धति में प्रथम पद होता है वो वंश से होता है तथा दूसरा शब्द होता है वह होता है जाति से। तो इसका थोड़ा विपरीत होगा, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो मेरे साथियों, डी ऑप्शन कह रहा है दिवी जगत वर्गीकरण में मोनेरा व एनिमेलिया जगत है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो अर्थात मेरे दोस्तों, दिवी जगत प्रणाली के जो कैरोलस लीनियस ने दिवी जगत प्रणाली की रचना की थी
जिसमें क्या होता है, सभी पौधे व सभी जंतु होते हैं वो क्रमशः, मैं बता दूँ कि प्लांटी व एनिमेलिया जगत में बांटा गया था, प्लांटी व एनिमेलिया में। और ये कह रहा है मोनेरा व एनिमेलिया जगत में बांटा गया, तो स्टेटमेंट ये गलत है। इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि जिसे आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहते हैं, जिसको आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहते हैं, यानी कैरोलस लीनियस को दिव्य जगत प्रणाली का आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहते हैं। इसके साथ साथ दिव्य जगत प्रणाली के अनुसार एक कोशिक तथा बहुकोशिक प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक एवं प्रकाश संश्लेषणी एवं अप्रकाश संश्लेषणी के बीच अंतर स्थापित करना संभव नहीं था। ये भी स्टेटमेंट बहुत सही माना जाता है। तो मेरे दोस्तों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका पोस्टमार्टम किया, जिसमें बी ऑप्शन है जो अपने सामने सही आंसर उपस्थित हुआ। बी ऑप्शन है, यानी पंच जगत वर्गीकरण का जो RH व्हिटेकर ने दिया था वो बिल्कुल राइट माना जाएगा। बी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, बी ऑप्शन। इसी कड़ी में मेरे दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। RH व्हिटेकर ने की पंच जगत वर्गीकरण का आधार था। बहुत ही मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RH व्हिटेकर के पंच जगत का वर्गीकरण किसके आधार पर किया था, किसके आधार पर किया था, यानी पंच जगत वर्गीकरण। फर्स्ट ऑप्शन में ये कहे कोशिका संरचना के आधार पर, सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि शारीरिक संरचना के आधार पर, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है पोषण प्रक्रिया एवं प्रजनन के आधार पर, और डी ऑप्शन में कह रहा है कि चारों कोशिका संरचना तथा शारीरिक संरचना एवं पोषण प्रक्रिया एवं प्रजनन, यानी तीनों उपरोक्त सभी तीनों के आधार पर किया था। तो मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है, तो इसका मैं बता दूं कि डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाए कि कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना व पोषण प्रक्रिया एवं प्रजनन, तीनों ऑप्शन, तीनों भी होगी, तीनों के आधार पर भी है। इसका डी ऑप्शन होगा, अर्थात इसके बारे में जाने तो आधार था कोशिका के आधार पर किया था तथा कोशिका भित्ति के आधार पर भी किया था, और कोशिका झिल्ली के आधार पर किया था, शारीरिक संरचना के आधार पर किया था, पोषण की विधि के आधार पर तथा प्रजनन की विधि के आधार पर किया था। तो मेरे दोस्तों, इसका डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, नहीं उपरोक्त सभी तीन ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, डी ऑप्शन है इसका राइट है। इसी कड़ी में अपने बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला को पंच जगत वर्गीकरण के अनुसार किस जगत में स्थान दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से 5 स्टार वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, कि क्लेमाइडोमोनास व क्लोरेला को पंच जगत वर्गीकरण के आधार पर कौन से जगत में रखा गया, कौन से जगत में स्थान दिया गया। पादप में, बी ऑप्शन में कह रहा है प्रोटिस्टा में, सी ऑप्शन कह रहा है मोनेरा में, डी ऑप्शन कह रहा है फंजाई में। तो मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है, तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होगा प्रोटिस्टा, यानी क्लेमाइडोमोनास तथा क्लोरेला को पंच जगत वर्गीकरण के अनुसार, यानी RH व्हिटेकर के जगत के अनुसार प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन से रहते हैं, मैं इसके क्वेश्चन के साथ साथ ये भी बताता हूँ कि इसमें सभी जीव होते हैं वो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ प्राणी जगत होते हैं वो जलीय प्रवृत्ति के होते हैं, ज़्यादातर होते हैं वो जलीय प्रवृत्ति के होते हैं। कौन से जलीय प्रवृत्ति के होते हैं, तथा इसमें स्पष्ट केंद्रक, जो केंद्रक झिल्ली से ढका होता है पाया जाता है, इसमें केंद्रक जो झिल्ली से ढका पाया जाता है, इसमें एकल दोहरी झिल्ली व युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि कुछ सदस्यों में कसा भी कभी पाई जाती है और कुछ में पक्षामाभिका भी पाई जाती है। और इसमें जो विशेष एक स्टेटमेंट अच्छा है, जिसमें जनन लैंगिक व अलैंगिक जनन दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है, लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का पाया जाता है, यानी लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का पाया जाता है, लैंगिक व अलैंगिक।
और इसमें क्या है, सीमाओं का निर्धारण अच्छे से नहीं होता है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों के लिए ये प्रकाश संश्लेषणी प्रोटिस्टा है, जबकि कुछ इन्हें पादप मानते हैं। और इसका ये भी बता दूं कि प्रोटिस्टा शब्द का जो अर्थ होता है सर्वप्रथम द वेरी फर्स्ट, तो इसका जो बी ऑप्शन है तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। यानी कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन है तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में अपने बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यानी निम्नलिखित ऑप्शन दिए कि कौन सा कथन गलत है। मोनेरा, जो जीवाणु, मोनेरा के अंदर जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा, नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्लांटी, जिसमें फरन है, शैवाल है, मॉस पाए जाते हैं। और सी ऑप्शन कह रहा है कि प्रोटिस्टा, जिसमें क्लोरेला, अमीबा और पैरामीथियम पाए जाते हैं, मीशियम। और डी ऑप्शन कह रहा है कि फंजाई, जिसमें पेनिसिलियम, एगेरिक्स तथा कारा पाए जाते हैं। तो मेरे साथियों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपके समक्ष उपस्थित फंजाई के अंदर है, जो गलत है। अर्थात मोनेरा के अंदर जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है, नीले हरे शैवाल भी पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट पहला सही कह रहा है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि प्लांटी में फरन है, शैवाल है, मॉस तीनों पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट है। और सी ऑप्शन कह रहा है प्रोटिस्टा में क्लोरेला है। आपने पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, जिसमें क्लोरेला है और क्लेमाइडोमोनास है, अमीबा है और पैरामीशियम है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि फंजाई है, जिसमें पेनिसिलियम, एगेरिक्स तथा कारा पाए जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसका जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है। अर्थात इस डी ऑप्शन के बारे में बताऊं तो फंजाई के अंदर कोशिका का प्रकार के बारे में बात करते हो, यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका प्रकार पाई जाती है और भित्ति पाई जाती है, जो सेलुलोज की बनी हुई होती है। और केंद्रक झिल्ली इसमें पाई अनुपस्थित होती है। तथा शारीरिक संरचना के बारे में बात करें तो जिसके अंदर उत्तक तंत्र पाया जाता है। तथा इसके साथ साथ पोषण की जो विधि होती है वो स्वपोषी होती है। और प्रजनन की विधि होती है वो निषेचन होती है। तो मेरे साथियों, जिसमें से ये इसमें दिया गया है पेनिसिलियम, एगेरिक्स तथा कारा, जो इसका नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, जो गलत ऑप्शन है और इसमें गलत को कथन चुनने को कहा गया है। तो मेरे साथियों, इसका डी ऑप्शन है तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसी कड़ी में बढ़ते हैं अपने बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित, प्रतिकूल परिस्थिति में जैसे लवणीय क्षेत्र, गर्म झरने आदि में पाए जाने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति जैसे लवणीय क्षेत्र, गर्म झरने आदि में पाए जाने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन में कह रहा है यूबैक्टीरिया कहलाते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है माइकोप्लाज्मा कहलाते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। या डी ऑप्शन कह रहा है आद्य बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो मेरे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है डी ऑप्शन, आद्य बैक्टीरिया कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, तो इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर, यानी प्रतिकूल परिस्थिति जैसे लवणीय क्षेत्र है, गर्म से झरने में आदि में पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं वो आद्य बैक्टीरिया कहलाते हैं। यानी आद्य बैक्टीरिया होते हैं जो गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं या लवणीय क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें आद्य बैक्टीरिया कहते हैं, जो इसी प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित, रूमिनेंट पशुओं की आंत्र में पाया जाने वाला जीवाणु है। क्या कह रहा है कि रूमिनेंट पशुओं की आंत्र में पाया जाने वाला जीवाणु है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन कह रहा है कि थर्मो एसिडोफिल्स,
बी ऑप्शन कह रहा है हेलोफिल्स, सी ऑप्शन कह रहा है मेथेनोजन और डी ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीलेटोरिया। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होता है सी ऑप्शन के पास जाने वाले मिथेनोजन। सी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा मेरे दोस्त। यानी रूबिनेंट पशुओं के आंत्र में पाए जाने वाला जो जीवाणु होता है वो होता है मिथेनोजन। तो मेरे साथियों इसका सी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, यानी उसका ऑप्शन होगा मिथेनोजन। मिथेनोजन। बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। हेटेरोसिस्ट किस में पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हेटेरोसिस्ट किस में पाई जाती है? मेथेनोजन में, माइकोप्लाज्मा में, स्टेफाइलोकोकस में या नॉन-स्टॉक एनाबीना में? तो मेरे साथियों इसका डी ऑप्शन होने वाला है वो बिल्कुल राइट। हम जाने वाले हैं डी ऑप्शन के पास, यानी हेटेरोसिस्ट है वो नॉन स्टॉक एनाबीना के अंदर पाई जाती है। तो इसका मेरे साथियों डी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। एक बार फिर मेरे दोस्तों का स्वागत। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। अगला आपके सामने क्वेश्चन, हेटेरोसिस्ट का नॉन स्टॉक एवं एनाबीना में कार्य क्या होता है? जो मैंने हेटेरोसिस्ट से संबंधित जो क्वेश्चन रखे हैं तो वो क्रमशः रखे हैं ताकि हम समझने में कमी न हो। हेटेरोसिस्ट का नॉन स्टॉक पीछे पूछा गया था, हेटेरोस्टॉक किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है नॉन स्टॉक एनाबीना में। अब इसमें पूरा पूछ रहा है कि नॉन स्टॉक एनाबीना में इसका कार्य क्या होता है। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि इसका प्रकाश संश्लेषण करना, बी ऑप्शन कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, कार्बन चक्कर या उपरोक्त सभी। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यानी हेटेरोसिस्ट का जो नॉन स्टॉक एनाबीना के अंदर जो कार्य होता है वो होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कराना। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा। बढ़ते हैं अपने बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित, ऐसे मोनेरा जगत के जीव जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। मोनेरा जगत का ऐसा कौन से जीव है जिनके अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है साइनोबैक्टीरिया में, आर्कीबैक्टीरिया में, यूबेक्टीरिया में या माइकोप्लाज्मा में। तो मेरे साथियों कोशिका भित्ति अनुपस्थित होने वाला जो भाग है वो होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति होती है वो अनुपस्थित होती है, अर्थात कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो मेरे साथियों इसका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा, जिसके माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसी कड़ी में मेरे साथियों बढ़ते हैं अपने बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित, समुद्र के मुख्य उत्पादक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड या अवपंक कवक। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समुद्र के मुख्य उत्पादक यानी क्राइसोफाइटा। ए ऑप्शन के पास में हम जाने वाले हैं, ए ऑप्शन के पास में
क्राइसोफाइटा, ए ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। यानी समुद्र के मुख्य उत्पादक होता है जिन्हें क्राइसोफाइटा कहते हैं। समुद्र के स्थान, समुद्र के बाहरी तट पर पाए उत्पादक होता है जिसे क्राइसोफाइटा कहते हैं। इसी कड़ी में बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, अगले 5 स्टार क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन उम्मीद क्लासेस के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। समुद्र में लाल रंग रेड टाइड कौन उत्पन्न करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। समुद्र में लाल रंग रेड टाइड कौन उत्पन्न करता है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि टाई एटम है जो लाल रंग तरंग उत्पन्न करता है, गोनिया लेक्स करता है, या यूग्लिनॉइड करता है, या औपंक कवक करता है। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। यानी हम जाने वाले हैं बी ऑप्शन के पास गोनिया लेक्स। यानी गोनिया लेक्स नाम का जो है जो समुद्र में लाल तरंग यानी रेड टाइड को उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करता है। यानी रेड टाइड है जो उत्पन्न करता है, इसका कार्य होता है समुद्र के अंदर लाल तरंग पैदा करना गोनिया लेक्स के द्वारा, अर्थात मेरे दोस्तों लाल तरंग उत्पन्न होती है। तो मेरे साथियों बढ़ते हैं इसी कड़ी में बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। इसका बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें यह कह रहा है कशाभिकीय जो प्रोटोजोआ है, बी ऑप्शन कह रहा है कि पक्षमाभीय जो प्रोटोजोआ है, अमीबीय प्रोटोजोआ है, उपांगीय प्रोटोजोआ है। तो मेरे साथियों इस क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करते हैं। किस प्रकार का क्या क्वेश्चन कथन सही नहीं पूछ रहा है, नहीं का पूछ रहा है। तो क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है। कशाभिकीय प्रोटोजोआ है, पक्षमाभीय प्रोटोजोआ है, अमीबीय प्रोटोजोआ है, या उपांगीय प्रोटोजोआ है। यानी कौन सा प्रोटोजोआ है कथन सही नहीं है पूछ रहा है। प्रोटोजोआ है, 3 प्रोटोजोआ है, लेकिन उनके साथ एक कौन सा प्रोटोजोआ नाम है जो नहीं है। तो मेरे साथियों कशाभिकीय प्रोटोजोआ होता है, पक्षमाभीय प्रोटोजोआ भी होता है, अमीबीय प्रोटोजोआ भी वो होता है, बट उपांगीय प्रोटोजोआ नहीं पाया जाता। तो डी ऑप्शन है इसका कथन गलत माना जाएगा। इसी कड़ी में अपने बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित। इस क्वेश्चन में 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मतलब जिनके बारे में थोड़ा समझ सकें। वर्गीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? वर्गीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। इसका आंसर बताने से पहले हम समझते हैं कि वर्गीकी क्या है। यानी वर्गीकी क्या है? वर्गीकी है विज्ञान की वह शाखा। मैं आपको एक स्टेटमेंट की तरह बता दूं कि साइंस की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का नामकरण क्रमशः, आप ध्यान रखना मेरे स्टेटमेंट को, मैं मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं लिख पा रहा हूँ, बट मैं जो स्टेटमेंट बोलता हूँ उसको ध्यान में रखना कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का नामकरण ठीक है, और तथा इस नामकरण इसके साथ वर्गीकरण तथा इसके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसमें 3 स्टेटमेंट याद रखने हैं कि नामकरण, वर्गीकरण तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है वर्गीकी। तो वर्गीकी का पोस्टमार्टम कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वर्गीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मेरे साथियों प्रयोग करने वाला जो वैज्ञानिक था वो प्रयोग किया था मेरे दोस्तों कैडोल द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कैडोल द्वारा।
कैडोल द्वारा किया गया, यानी सर्वप्रथम जो वर्गीय शब्द है वो कैडोल द्वारा प्रयोग किया गया। इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष, आर.एच. व्हिटेकर ने जगत को कब और कितने भागों में बांटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर.एच. व्हिटेकर ने जगत को कब और कितने भागों में बांटा था? मैं थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं कि आर.एच. व्हिटेकर ने जगत को कब बांटा गया। तो आर.एच. व्हिटेकर ने सन 1969 के अंदर 1969 सन 1969 के अंदर जगत को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा था। और इसके साथ साथ उन 5 भागों के नाम भी आपको बताना चाहूंगा, जिसे पंच जगत प्रणाली कहा गया, जिसमें एक तो आ गया मोनेरा। क्या आ गया? मोनेरा। और एक आ गया प्रोटिस्टा। एक हो गया प्रोटिस्टा, एक हो गया फंजाई, और एक हो गया प्लांटी, और एक हो गया एनिमेलिया। एक हो गया प्लांटी और एक हो गया एनिमेलिया। एनिमेलिया यानी आर.एच. व्हिटेकर ने जगत को सन 1969 में बांटा था और 5 भागों में बांटा था। और 5 भाग है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो मेरे साथियों इसका इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित, जीव जगत का जोकर किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। जीव जगत का जोकर किसे कहते हैं? तो मेरे साथियों जीव जगत का जोकर कहते हैं माइकोप्लाज्मा को। किसको? माइकोप्लाज्मा को जीव जगत का जोकर के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है उसकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। यानी जीव जगत का जोकर है माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। इसी कड़ी में बढ़ते हैं अपने बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। जीव संदीप्ति क्या है? समझाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जीव संदीप्ति क्या है, इसके बारे में थोड़ा अवगत कराएं, क्वेश्चन कह रहा है। तो बढ़ते हैं। ये मेरे दोस्तों जीव संदीप्ति क्या है कि प्रोटिस्टा जो जगत है उनको 2 भागों में बांटा गया था। एक तो बांटा गया था क्राइसोफाइट के अंदर और दूसरा बांटा गया था डाइनोफेलिजिलेट के अंदर। और ये जो डाइनोफेलिजिलेट है जिसके अंदर मुख्य प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। क्या होते हैं? डाइनोफेलिजिलेट के अंदर मुख्य प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। इनमें जो उपस्थित होते हैं मुख्य वर्ण के आधार होते हैं वो नीले है, पीले है, भूरे है, हरे है, लाल है, अन्य रंगों के दिखाई देते हैं। तो हम इसमें क्या है, जीव संदीप्ति पाई जाती है। किसमें? प्रोटिस्टा के 2 भाग है और एक का नाम है क्राइसोफाइट और दूसरे का नाम है डाइनोफिलिजिलेट। डाइनोफिलिजिलेट के अंदर जीव संदीप्ति पाई जाती है। और जीव संदीप्ति में क्या होता है कि इसमें जो प्रकाश संश्लेषी जीव पाए जाते हैं ये जीव होते हैं और रात्रि में चमकते हैं। क्या होते हैं? रात्रि में इनका प्रकाश होता है, चमकना, चमकते हैं। ठीक है, चमकते हुए दिखाई देते हैं। रात्रि के समय समुद्र के अंगारे समान दिखाई देते हैं। समुद्र के अंगारे समान दिखाई देने के कारण इन्हें अग्निशिवाल भी कहते हैं। इसके कारण इनका चमकने का कारण है जो जीव संदीप्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव संदीप्ति कहलाएगा, चमकना का कारण। तो मेरे दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोटी तथा संतरे का सड़ना। रोटी तथा संतरे का सड़ना सड़ना एवं सरसों के पत्तों पर सफेद धब्बे का कारण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रोटी तथा संतरे का सड़ना है, ठीक है, कारण बन जाता है एक। और सरसों के पत्तों पर सफेद धब्बे आना किसका कारण है? तो मेरे साथियों इनका कारण है वो है, तो मेरे साथियों रोटी तथा संतरे का सड़ना होता है वो आता है कवक जगत के अंदर आता है।
अर्थात कवक का कारण है, यानी रोटी तथा संतरे का सड़ना कवक के कारण होता है, तथा सरसों के पत्तों पर सफ़ेद धब्बे का वो भी कवक के कारण होता है। कवक जगत में क्या होता है, ये अप्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं जिनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है जिसके अंदर अप्रकाश संश्लेषी होता है। एक बात इसमें यह भी बता दूं आपको कि कवक में जो धागे समान संरचनाएं बना पादप शरीर पाया जाता है जिसे कवक तंतु कहते हैं, जो आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं, जिसे एक इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी का शब्द है, ध्यान से स्क्रीन पर देखना, थोड़ा बोर्ड साफ कर देते हैं। यानी एक शब्द कह रहा है कवक जाल, कवक जाल को एक एनसीईआरटी शब्द लिखती है माइसीलियम। क्या? माइसीलियम, माइसीलियम यानी कवक जाल बनाते हैं। कवक जाल कौन बनाते हैं? यानी कवक तंतु मिलकर कवक जाल बनाते हैं, यानी माइसीलियम बनाते हैं। तो रोटी तथा संतरे का सड़ना एवं सरसों के पत्तों पर सफेद धब्बे का कारण होता है कवक का कारण होता है रोटी तथा संतरे का सड़ना व सरसों के पत्तों पर सफेद धब्बा का होना। इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। प्लांटी को कितने भागों में बांटा गया? आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित, प्लांटी को कितने भागों में बांटा गया है? तो मेरे साथियों, प्लांटी को कितने, यानी प्लांटी को 5 वर्गों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है थैलोफाइटा। क्या होता है? थैलोफाइटा। और सेकंड होता है ब्रायोफाइटा। क्या होता है? ब्रायोफाइटा। और थर्ड होगा टेरिडोफाइटा। क्या होगा? थर्ड होगा टेरिडोफाइटा। और चौथा होगा जिम्नोस्पर्म। और पांचवा होगा एंजियोस्पर्म, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। क्या होगा? अनावर्त और आवर्त बीजी। ठीक है, यानी 5 भागों में बांटा गया। पहला थैलोफाइटा, और दूसरा ब्रायोफाइटा, तथा तीसरा टेरिडोफाइटा, तथा चौथा जिम्नोस्पर्म, और पांचवा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को अनावर्त बीज कहते हैं। पिछली क्लास में हम समझ चुके हैं कि अनावर्त बीजी पादप यानी जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, जिम्नोस्पर्म वाले बीज, और एंजियोस्पर्म जिसके अंदर आवर्त बीजी पादप जिनके कुछ बीजों पर आवर्त पाए जाते हैं। प्लांटी को 5 भागों में बांटा गया था। इसके साथ ही प्लांटी के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। इसमें यूकेरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव आते हैं जिनमें पादप कहते हैं। इनमें कुछ पादप जैसे कीट भक्षी पादप तथा परजीवी पादप आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। और ये कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। एक स्टेटमेंट ये भी धारण उतना, कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है मेरे दोस्तों। और जो जीवन चक्र में 2 सुस्पष्ट प्रावस्थाएं द्विगुणित बीजाणु व द्विविध तथा अगुणित युग्मोद्भिद भी पाई जाती है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास का हम समापन करते हैं। मैं उम्मीद क्लासेस की तरफ से आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड जो इस चैनल पर नए सदस्य हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।